हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी करने जा रहे हैं। इसमें नेचर एंड स्कोप देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या है। सो ह्यूमन ज्योग्राफी के डेफिनेशन कुछ दिए हुए हमें देखना है पहले, एंड देन विल मूव टू नेचर। नेचर में क्या है, नियो डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म के बारे में है। उसके बाद फील्ड है और सब फील्ड है, ये भी हमें देखना है। और फाइनली अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हम किस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी को अप्रोच करते हैं, क्या न्यू मेथड है अप्रोच करने का, ओल्ड मेथड है। सो ये सारी चीज़ हम देखने जा रहे हैं चैप्टर में। और दूसरी बात है कि हम इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द टू कंपोनेंट ऑफ अर्थ और डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। सो दो क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, दो कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्या क्या है। द अर्थ कंप्राइज ऑफ टू मेजर कंपोनेंट, एक तो नेचर है जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं, और दूसरा लाइफ फॉर्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। सो एक तो आपका फिजिकल माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, और लैंड हो गया, ये सारे फिजिकल ज्योग्राफी फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। एंड देन लिविंग बीइंग हो गया, जैसे कि ह्यूमन बीइंग ऑल्सो उसके अंदर आता है, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं। सो ये व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। सो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज क्या स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। तो जो फिजिकल लैंड फॉर्म हो गया, माउंटेन हो गया, किस तरह से हम इंटरैक्ट करते हैं सोशल और कल्चरल। सोशल कल्चर मतलब सोशल एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जो हम बनाते हैं, सोसाइटी क्रिएट करते हैं। वी इंटरैक्ट विद द नेचर एंड देन ट्राई टू लिव और ट्राई टू अर्न और लाइवलीहुड। कल्चर हम डेवलप करते हैं, उसका वो कल्चर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो अलग अलग कल्चर है, क्यों अलग अलग कल्चर है, क्यों नहीं एक ही कल्चर है, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग एनवायरनमेंट है ना, उसके बेसिस पे हम हर कंट्री का अपना या हर एरिया का अपना कल्चर होता है। जैसे इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट लैंड फॉर्म हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, क्लाइमेट हो गया। तो इस रिलेशनशिप को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं इसमें, बाय द ह्यूमन बीइंग थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। यहाँ पे कौन सा ईच अदर की बात करते हैं, फिजिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, या फिर एनवायरनमेंट हो गया, और जो ह्यूमन बीइंग हो गया या लाइफ फॉर्म हो गया, इन दोनों का इंटरेक्शन जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं, उसको दैट वी स्टडी इन दिस वे वी ट्राई टू डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी। कोर कंसर्न मतलब क्या मेन, हम ज्योग्राफी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, या क्या ज्योग्राफी स्टडी करना चाहता है। इज टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज ए होम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम अर्थ को एज ए होम, कि हम जैसे घर में रहते हैं तो ये हमारा घर है, लेकिन हम अर्थ को एज ए होम मानते हैं। एंड टू स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव सस्टेन देम, किस तरह से अर्थ जो है आज उस फॉर्म में है जिससे कि हमारे लाइफ को सस्टेन कर सके, उसको स्टडी करना कोर कंसर्न है, ज्योग्राफी का मेन कंसर्न है। द डिकोटमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इज नॉट वेरी वैलिड, शुड बी सीन होलिस्टिकली। देखो, आपको पता है कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, लैंड फॉर्म हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, माउंटेन हो गया, और ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब कल्चर हो गया, सोसाइटी हो गया। ये दोनों अलग चीज़। डिकोटमी मतलब डिफरेंसेस। क्या होता है डिफरेंसेस, देखो एक होता है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट, यहाँ पे कुछ अलग है और ये कुछ अलग है, कभी एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होते ये। सो दैट इक्वल वाटर टाइट डिफरेंसेस वाटर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि दोनों मिक्स है। इवन फिजिकल ज्योग्राफी जो हो गया आपका, वो इंटरेक्ट, फिजिकल ज्योग्राफी डिपेंड अपॉन द ह्यूमन ज्योग्राफी डिपेंड अपॉन द फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। हम अगर चाहें कि सिर्फ हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ें, ये पॉसिबल नहीं है। हम अगर चाहें सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ें, ये पॉसिबल नहीं है। हमें ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए फिजिकल ज्योग्राफी को हमें अटैच करके ही पढ़ना पड़ेगा। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी को अटैच करके ही पढ़ना पड़ेगा, सोसाइटी और कल्चर को अटैच करके ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमें चीज़ को होलिस्टिकली समझ में आएगा, एक पूरी तरह से समझ में आएगा। सो वही है कि ये डिकोटमी जो है, डिफरेंसेस है, वो वैलिड नहीं है। वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों सेपरेट चीज़ नहीं है, दोनों एक दूसरे से डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं,
और उस इंट्रैक्शन की वजह से आज वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड. सो डिकोटमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन जोग्राफी इज नॉट वैलिड वन बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल. हम नेचर को ह्यूमन से अलग नहीं कर सकते हैं या ह्यूमन बीइंग को नेचर से अलग नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हमें दोनों को इकट्ठे पढ़ना है. एंड दैट इज कॉल्ड होलिस्टिकली वी हैव टू स्टडी. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी आर डिस्क्राइब्ड इन मेटाफर. देखो कैसे, यूजिंग द सिंबल फ्रॉम द ह्यूमन एनाटॉमी, शरीर का बनावट से. फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट फेस ऑफ द अर्थ. देखो अर्थ का फेस, आई ऑफ द स्टॉर्म, तूफान का आई, माउथ ऑफ द रिवर. कैसे हम, क्योंकि नेचर को हमने मेटाफर यूज किया है, ह्यूमन बीइंग का सिंबलाइज करके उसको हम यूज किया है. सो दिस इज these example itself indicate that how nature and human being are closely related to each other. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में क्या ड्यूअलिज्म है? ड्यूअलिज्म मतलब दो. द dualism in geography which started wide ranging debate in the discipline of geography are कि whether geography as a discipline should be law making or theorizing or descriptive. क्या ये theorizing थ्योरी है या डिस्क्रिप्टिव है? ठीक है. ये एक ड्यूअलिज्म है कि क्या ज्योग्राफी ओनली थ्योरी लॉ मेकिंग या थियोराइजिंग है या डिस्क्रिप्टिव है, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. दूसरा, वेदर द अप्रोच ऑफ स्टडी शुड बी रीजनल और सिस्टमेटिक. क्या हम इसे रीजनल वाइज ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करें या सिस्टमेटिक वे में समझने की कोशिश करें. वेदर ज्योग्राफिकल फिनोमेना बी इंटरप्रेटेड थियोरेटिकली और थ्रू होलिस्टिक institutional approach. So these are some of the dualism that we generally come across in geography. ठीक है. Next I state any 6 example of metaphor used to describe the physical and human geography. क्या metaphor यूज किया गया है? एक तो face of the earth. देखो यहाँ पे हम metaphor ये क्या यूज किया है कि face of the earth, human being का face has been used as a metaphor for the earth. ठीक है. Eye of the storm, उसका mouth of the river, snot of the or nose of the glacier, neck of the isthmus or profile of the soil. So all these things are nothing but the metaphor that is used in the geography with related to human anatomy. ठीक है. सो ये सारे हैं मेटाफर, आपको समझना है इसको. सो व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन इन द डेफिनेशन एंड ऑल्सो राइट द डेफिनेशन. सो हमें ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे डिफाइन किया गया है, 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमारे बुक में दिया हुआ है. एक तो रैटजेल का है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हम देखते हैं. सबसे पहले रैटजेल का, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस. देखो यहाँ पे इंट्रैक्शन शो किया हुआ है कि ह्यूमन बीइंग और अर्थ सरफेस से क्या इंट्रैक्शन है, क्योंकि हम रहते हैं अर्थ पे, हम लाइफ सस्टेन करता है इंडिया वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से. सो उसका क्या रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं, वो डिफाइन किया हुआ है रैटजेल के अकॉर्डिंग. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिंथेसिस हैज बीन एम्फेसाइज्ड इन द कि लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फिजिकल ज्योग्राफी. सो देयर इज सिंथेसिस मतलब ये हम इसको जोड़ के देखते हैं, हम इसको ज्वाइन करके देखते हैं. LNC सैम्पल, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ. देखो दोनों अनरेस्टिंग है, मैन भी चेंज हो रहा है, अर्थ भी चेंज हो रहा है. तो जब दोनों चेंज हो रहा है तो किस तरह से दोनों का जो इंटरेक्शन है उसमें बदलाव आ रहा है, रिलेशनशिप में किस तरह का चेंज आ रहा है. क्योंकि आपको पता है कि हम जैसे ह्यूमन बीइंग का एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, तो वी आर इंटरेक्टिंग मोर विद द नेचर, मोर विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड दिस चेंजिंग एस्पेक्ट इज शोन बाय LNC सैम्पल. ठीक है. और देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायनामिज्म, चेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ, चेंज इज द पार्ट ऑफ अर्थ, इज द रिलेशनशिप बिटवीन इज द की वर्ड इन द डेफिनेशन. नेक्स्ट है पॉल विडाल डी ला ब्लैंच. देखो इन्होंने क्या किया, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स ए न्यू कंसेप्शन ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स. हर जगह अर्थ और ह्यूमन बींग का इंटर रिलेशनशिप या रिलेशनशिप शो किया हुआ है, और एक नया कंसेप्शन, एक नया सोच डेवलप हुआ है
ऑफर ए न्यू कंसेप्शन, एक नया अप्रोच डेवलप किया गया है इनके द्वारा, और ये शो करते हैं कि किस तरह से, बट ऑल द डेफिनेशन टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड अर्थ सरफेस और एनवायरनमेंट के ऊपर, फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव कर रहे हैं कि एम्फेसिस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी, नेचर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे आई मीन टेक्नोलॉजी, नेचर और ह्यूमन डेवलपमेंट, इनमें क्या रिलेशनशिप है। आपको पता है कि नेचर मतलब एनवायरनमेंट हो गया, फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, लैंड हो गया, ओशन हो गया, सी हो गया, रिवर हो गया, इन सब चीज़ों से ह्यूमन बीइंग का पहले क्या रिलेशनशिप था जब टेक्नोलॉजी नहीं था, तो और जब टेक्नोलॉजी आ गया तो इसमें क्या क्या बदलाव आना शुरू हो गया। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी की मदद से आई मीन फिजिकल एनवायरनमेंट से हम इंटरेक्ट होते हैं। जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो उस समय बहुत सिंपल इंटरेक्शन था, बट आज हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में, आपको पता है कि हम माइनिंग करते हैं, आपको पता है कि हम डैम बनाते हैं, डैम बना के पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि हम एयर को कूल करते हैं थ्रू एसी और इवन थ्रू कूलर। हम बहुत सारे बहुत सारे एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से बदलते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगा उतना सोसाइटी ज़्यादा डेवलप है। वाई यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ज़्यादा डेवलप है? क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। क्यों डेवलपिंग कंट्री जो है वो कम डेवलप है? क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी कम है। सो टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा नेचर से इंटरेक्ट करते हैं और नेचर को अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं, जिससे कि हमें नेचर से ज़्यादा बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सके। ह्यूमन बीइंग वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड नेचुरल लॉज। देखो टेक्नोलॉजी हमने कब डेवलप किया? जब हमें नेचर के बारे में समझ में आने लगा, हमें पता चलने लगा कि हाँ बारिश के बारे में, हमें पता चलने लगा कि टेम्परेचर कब ज़्यादा होता है कब कम होता है, हमें पता चलने लगा ओशन का आई मीन टाइड वगैरह, ये सब चीज़ पता चला। तो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिससे कि हम इससे बेटर अब कोप अप कर सकें। फॉर एग्जांपल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प देम टू डिस्कवर फायर। जब हमें पता चला कि हाँ कोई चीज़ को दो पत्थरों में अगर फ्रिक्शन होता है तो उससे हीट जनरेट होता है एंड दैट लीड टू डिस्कवरी ऑफ फायर। सी, जब हमने ये समझ में आया तब ना नेचर में। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीक्रेट ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक हेल्प टू कॉन्कर द मेनी डिजीज। जब हमने डीएनए के बारे में पता लगाया तो हमने डीएनए और जेनेटिक, तो इससे हमें क्या हुआ कि बहुत सारे डिजीज़ को हमने बीमारियों को समझना शुरू कर दिया, मेडिसिन डेवलप किया। वी यूज द लॉ ऑफ एरोडायनेमिक टू डेवलप द फास्टर प्लेन। हमें पता चला कि हम कैसे बर्ड उड़ते हैं, तो हमने उसके बेसिस पे हमने एरोप्लेन डेवलप किया। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नेचर कंट्रोल ओवर ह्यूमन बीइंग वाज लूजन। तो पहले जो था हमारा लाइफ को नेचर कंप्लीटली कंट्रोल करता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया हम अब हमारा जो कंट्रोल है लाइफ के ऊपर नेचर का वो थोड़ा सा कम होने लगा है। अब हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं विद द डिफरेंट चेंजिंग नेचर। ठीक है, इन द एंशिएंट टाइम व्हेन द पीपल हैड लेस नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जब पुराने ज़माने में जब एनवायरनमेंट के बारे में हमें कम पता था तो हम एनवायरनमेंट की पूजा करते थे, हम समझते थे सब कुछ भगवान कर रहा है, बट आज हमें सब कुछ पता चल गया है। देन द एवरी एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग वाज कंट्रोल बाय नेचर। देखो अगर हमें, क्यों पहले लोग जल्दी सो जाते थे? क्योंकि बिजली नहीं था, अंधेरा हो जाता था, लाइट नहीं था तो सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लाइट है, हमारे पास सब कुछ है, तो इवन वी रिमेन अवेकन। सो दैट इज आवर लाइफ वाज कंट्रोल बाय नेचर, बट नाउ वी हैव we started, this control has been loosened now because of the technology. This strong forces of nature over human action was termed as environmental। इसी को बोलते हैं environmental determinism। हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी कि environment डिसाइड करता है हमें कैसे रहना है, environment हमें कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था चीज़ को समझने के लिए। जैसे पुराने ज़माने में लोग जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे। आई मीन जब बारिश के समय क्या करते थे उन लोग, उससे पहले अपना खाना वगैरह इकट्ठा करके रख लेते थे कि बारिश से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। सो उस समय अपने आप को लोग नेचर के हिसाब से ढाल रखे थे, नेचर जैसे लोगों को रखता था उसके हिसाब से रहते थे। बट आज हम बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गए हैं कि हम नेचर का जो कंट्रोल है पहले के मुकाबले कम हो गया है एंड वी आर लिविंग ए बेटर लाइफ नाउ। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। सो अब देखो दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल। एनवायरनमेंट डिसाइड करता है,
सो पॉसिबिलिज्म क्या बोलता है, वो डिफाइन क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज पॉसिबिलिज्म। सो कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट बाय टेक्नोलॉजी। हम अब क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने लगे हैं। जैसे मान लो कि बहुत ठंड है तो हम हीटर यूज़ करते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए, सी एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर बहुत गर्मी है तो वी यूज एसी टू कंट्रोल आवर सेल्फ। सो वाई इन व्हाट वे वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल एनवायरनमेंट, थ्रू टेक्नोलॉजी। एंड सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट to make our life easier, and this is called possibilism. There is possibility of controlling environment. Why this possibilism? Because of technology. So understood. Now let us move to next question. What are the feature of environmental determinism? मैंने बताया ना, जब जंगलों में लोग रहते थे उतना डेवलपमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजी कम था, उस समय एनवायरनमेंट हमारे लाइफ को डिसाइड करता था, एंड दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। क्या फीचर है, मैन वाज सबमिसिव टू नेचर। इंसान ने अपने आप को नेचर को सबमिट कर दिया था, जैसे वो रखना वो रख सकते थे। ह्यूमन बीइंग ओबेड नेचर, नेचर को मानते थे, सुबह उठ जाते थे, जल्दी सो जाते थे। उस समय टेक्नोलॉजी कम था, उसका डिपेंडेंट ऑन नेचर जो था फॉर देयर बियर नेसेसिटी, अपने ज़रूरत के लिए नेचर को यूज़ करते थे, सिर्फ उतना ही यूज़ करते जितना उन्हें ज़रूरत था। आज हम नेचर को सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि अपने कंफर्ट के लिए, अपने लग्जरी के लिए यूज़ करते हैं। नेचर डोमिनेट एज टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो डेवलप। ठीक है, मैन वर्शिप नेचर, क्यों? क्योंकि उसे डरते थे कि बारिश ज़्यादा होगा तो फिर फ्लड आ जाएगा, तो बारिश की पूजा करते थे। धूप ज़्यादा हो रहा है तो धूप की पूजा करते थे कि कम हो जाए, जिससे कि फसल ख़राब ना हो। सो फॉर एग्जांपल बोंडा एक ट्राइब है जो कि वर्शिप करते थे स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की पूजा करते थे। वो लोग फॉरेस्ट के करीब रहते थे, नेचर के करीब रहते थे। आज हम नेचर से दूर रह रहे हैं। सो इसका दोनों पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है। ठीक है, सो व्हाट आर द फीचर ऑफ पॉसिबिलिज्म। सो मैंने बताया ऊपर पॉसिबिलिज्म कि हम नेचर को कंट्रोल कर सकते, मैन कैन कंट्रोल नेचर, क्रिएटेड पॉसिबिलिज्म इन द एनवायरनमेंट। सो ठीक है, सो मैन डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर गेनिंग नॉलेज अबाउट द नेचर, नेचर के बारे में नॉलेज पता चला तो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया। एक्सप्लॉइटेड नेचर एंड एंजॉयड फ्रीडम, हमने नेचर को एक्सप्लॉइट किया और फ्रीडम, आज हम गाड़ियों में घूम सकते हैं, बारिश के समय भी, धूप के समय भी। सी वी हैव made our life more comfortable through AC or through fan or through cooler and all. So this is again we are controlling the nature, or we man dominate as technology changes and become more effective. So this is the feature of possibilism. Next है explain the feature of neo determinism और stop or go determinism और मध्यम मार्ग। देखो, एक तो एक्सट्रीम है कि हम नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, पॉसिबिलिज्म है, ठीक है, और दूसरा है कि हम दूसरा जो एक्सट्रीम है डिटर्मिनिज्म है, जो कि हम नेचर को डिसाइड कर रहे हैं। डिटर्मिनिज्म तो नेचर हमें कंट्रोल करता है, पॉसिबिलिज्म मतलब होता है कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द नेचर, लेकिन हम नेचर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, दूसरा एक्सट्रीम है कि हम वी कैन नॉट अलाउ द नेचर टू डिटरमाइन आवर लाइफ कम्प्लीटली। सो इन दोनों चीज़ के बीच में एक मध्यमिका मार्ग है और इसको बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। मार्क वाज प्रपोज बाय ग्रिफिथ टेलर, इसने किया था। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस मैन बिकॉज वन माई क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सो इट वाज मिडिल पाथ बिटवीन एनवायरनमेंट एंड डिटर्मिनिज्म। सो दोनों का बीच का है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का पार्ट है। इट मीन्स स्टॉप एंड गो। ऐसा नहीं कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट इतना ज़्यादा करें कि हमारा लाइफ ही फिर हम अर्थ बर्बाद हो जाए या नेचर बर्बाद हो जाए, फिर हम रह नहीं पाएँ, या अर्थ जो है हमारे रहने लायक ना हो जाए। सो हमें नेचर को यूज़ करना है, नो डाउट, बट इन सच ए वे दैट इट इवन रिमेन इंटैक्ट, इसमें डैमेज ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रह जाती को सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो वी ही टॉक अबाउट such development in which environment should remain sustained, not only for our present need but also our future need. So stop and go. पहले नेचर को यूज करो, लेकिन ध्यान रखो कि वो यूज़ की वजह से नेचर तो खराब नहीं हो रहा है। मैन कैन क्रिएट पॉसिबिलिटी इन एनवायरनमेंट बट विद द कंट्रोल एंड नॉट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद इट इज़ बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने अभी बताया उसके बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वो डेवलपमेंट जिसमें कि हम नेचर को खराब तो नहीं कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट जिसमें कि हम अभी का नीड को पूरा करने के साथ साथ फ्यूचर के नीड को भी ध्यान में रख रहे हैं। तो नेचर सेट लिमिट। देखो, नेचर ने बोला है कि ठीक है आप यूटिलाइज कर सकते हो नेचर को, बट विथ सम लिमिट। ये नहीं कि रैकलेसली आप नेचर को यूज करो, फॉरेस्ट को कट करो, लैंड को एक्सप्लॉइट करो, तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैन कैन क्रॉस
इट बट एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस। हम रेड लाइट को क्रॉस कर सकते हैं लेकिन एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए तो रेड लाइट बना हुआ है कि आपको अगर ग्रीन है देन ओनली यू गो, सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद हम आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन द 3 अप्रोचेज दैट एमर्ज इन 1970। सो कौन कौन से अप्रोचेज एमर्ज हुआ है? सो न्यू अप्रोच और ओल्ड अप्रोच के बारे में मैंने बात की आपको। अब हम देखते हैं कौन सा नया अप्रोच जो है 1970 में हुआ। एक तो वेलफेयर अप्रोच है, ठीक है, दूसरा रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है, और थर्ड जो है वो आपका बिहेवियरिकल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या सब फील्ड है। ठीक है, सबसे पहले तो वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स, ये क्या बोलता है? 70 में तीनों अप्रोच डेवलप हुए थे। इट वाज मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ द, कि हम किस तरह से लाइफ को बेटर कर सकते हैं, सोसाइटी का वेलबींग के बारे में सोचता है। दीज इंक्लूड एस्पेक्ट्स सच एज हाउसिंग, घर बनाना, हेल्थ को सही रखना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर मतलब लोगों के बेटरमेंट के लिए। लोग एजुकेट होते हैं तो बेटर, उनका लाइफ बेटर होगा। लोग अगर हेल्दी रहते हैं देन देयर लाइफ विल बी बेटर। अगर उनके पास घर है देन दे कैन लिव इन ए बेटर वे। ठीक है, रेडिकल अप्रोच क्या बोलता है? नहीं, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम अप्रोच है। दिस स्कूल ऑफ थॉट वाज एम्प्लॉयड बाय मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सिज्म हमने पढ़ा है, पोल साइंस में भी हमने पढ़ा है, दूसरे सब्जेक्ट में भी मार्क्सिज्म के बारे में। एक्सप्लेन बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड सोशल इक्वालिटी। ये बात करता है क्यों गरीबी है वर्ल्ड में, क्यों लोग बेसिक चीज़ से डिप्राइव्ड हैं, और सोशल इनइक्वालिटी क्यों है, इसके बारे में बात करता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट कैपिटलिज्म। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं, मार्क्सिज्म ये बोलता है कि कैपिटलिज्म मतलब होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैपिटलिज्म मतलब है कि ओनर ऑफ रिसोर्सेस इज देयर इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल हु आर कैपिटलिस्ट, पूंजीपति लोग। और ये जो है जो कैपिटलिस्ट है यानी कि जो पूंजीपति हैं या रिच लोग हैं, उन लोगों ने सारे रिसोर्सेज को मोनोपोलाइज कर रखा है, सारे रिसोर्सेज को अपने अंडर कर रखा है, और इसकी वजह से जो 90% लोग हैं वो गरीब हैं। सोशल इनइक्वालिटी है समाज में। रिच लोग, सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड टू हाफ रिच एंड पुअर, और जो पुअर हैं वो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित हैं वो सारे बेसिक नीड्स से। सो ये रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहेवियरिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये क्या बोलता है? द बिहेवियरिकल जोग्राफर्स आर्ग्यू दैट द पीपल एक्ट बेस्ड अपॉन देयर परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एनवायरनमेंट। हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हमें जितना अंडरस्टैंडिंग है नेचर के बारे में। आमतौर पर जो लोग डेवलप्ड हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड है जिनके अंदर, उन लोग नेचर के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो अलग है। जो लोग जंगलों में रहते हैं, एंशिएंट टाइम में जो लोग रहते थे, उनको नेचर के साथ एक अलग रिलेशनशिप था। क्यों? क्योंकि उनका परसेप्शन अबाउट नेचर क्या है, उनका सोच नेचर का क्या है। हाँ, सो दिस परसेप्शन मे बी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू नेचर और द रियल एनवायरनमेंट ऑफ द रियल वर्ल्ड। हो सकता है ये सोच अलग हो उनका, और इसकी वजह से वो नेचर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हो। कुछ लोगों का सोच अलग है, उसलिए वो नेचर को, सो इट एवरीथिंग डिपेंड अपॉन बिहेवियर, हाउ you interact with the nature depending upon about your understanding of the nature. ठीक है, दिस स्पेस और एनवायरनमेंट कैन बी सेड टू हैव ए ड्यूअल कैरेक्टर। कैसे? एज एन ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट द वर्ल्ड इज एक्चुअली, सो ऑब्जेक्टिव, और दूसरा बिहेवियरल एनवायरनमेंट द वर्ल्ड इज ऑफ माइंड, हम जो सोचते हैं वो वर्ल्ड है। हाँ, और एज एन ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट द वर्ल्ड इज जो एक्चुअल है वो है, और जो हम सोचते हैं वो है। सो ये दो चीज़, सो एवरीथिंग डिपेंड अपॉन व्हाट वी परसीव अबाउट द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हैं, नेचर के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बेसिस पर हम इंटरेक्ट होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। ठीक है, सो अब हम देखते हैं व्हाट आर द सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी और व्हाट आर द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, सो पहले तो है कि सब फील्ड क्या है ज्योग्राफी का। सब फील्ड जो है, इससे पहले हम फील्ड क्या, व्हाट आर द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एक सोशल ज्योग्राफी हो गया, समाज के बारे में। अर्बन ज्योग्राफी जो शहरों का हो गया। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये भी एक है जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताता है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो लोगों का डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करता है। सेटलमेंट, घर वगैरह कहाँ बनाया जाता है, कैसे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब किस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी जो होता है वो इसके अंदर आता है। सब फील्ड में क्या है कि बिहेवियरल ज्योग्राफी जो हमने ऊपर पढ़ा, सोशल वेलबींग के बारे में जो 70 में कुछ न्यू अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी डेवलप हुआ था। ज्योग्राफी एज ए लीजर मतलब खाली समय जो स्पेंड करना, जैसे कि पहाड़ों पे घूमने जाना हो गया,
माउंटेन देखना हो गया, वाटरफॉल देखना हो गया, कल्चर ज्योग्राफी, कल्चर के बारे में कि वो क्यों अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कल्चर है, कैसे ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करता है कल्चर को, जेंडर ज्योग्राफी हो गया, मेल फीमेल सेक्स रेशियो, ये सब, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हो गया, एंड देन मेडिकल ज्योग्राफी. सो ऑल दीज आर द सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी एंड दीज आर द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी. अब हम देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन रीजनल अप्रोच एंड सिस्टमेटिक अप्रोच. क्या है रीजनल अप्रोच, क्या है सिस्टमेटिक अप्रोच, हमें ये दोनों का डिफरेंसेस देखने जा रहे हैं. बेस्ड अपॉन पॉलिटिकल यूनिट तो सिस्टमेटिक अप्रोच है पॉलिटिकल यूनिट के, और बेस्ड अपॉन ज्योग्राफिकल यूनिट, जैसे कि मान लो कि सहारा डेजर्ट है, ये एक रीजनल ज्योग्राफी है क्योंकि ये पॉलिटिकल नहीं है. लेकिन इंडिया के अंदर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं अलग अलग एस्पेक्ट को ज्योग्राफी का, देन दैट बिकम ए पॉलिटिकल, बिकॉज विद इन द पॉलिटिकल यूनिट पॉलिटिकल एरिया हम पढ़ने जा रहे हैं. सिंगल एलिमेंट इज टेकन फॉर स्टडी सच एज क्लाइमेट. हम इसमें एक यहाँ पे बेस्ड अपॉन सिमिलरिटी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इंडिया क्लाइमेट, आई मीन क्लाइमेट नियर द इक्वेटर कैसे डिफरेंट है, क्लाइमेट दैट इज फार अवे फ्रॉम इक्वेटर एज वी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो इस तरह से रीजनल ज्योग्राफी जो होता है उससे बेस्ड अपॉन सिमिलरिटी होता है, और ये जो होता है पर्टिकुलर कंट्री के बीच में. डिफरेंट बिटवीन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इसको आप देखना जरूर, आता है पेपर में हमेशा. सो लेट अस सी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या होता है. देखो, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी आर गवर्न एंड कंट्रोल बाय नेचर एनवायरनमेंट. हम नेचर के हिसाब से काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. मैन इज ट्रीटेड एज पैसिव. हम यहाँ पे एक्टिव रोल नहीं प्ले करते हैं, जैसे नेचर रखता है इस तरह से हम रहने की कोशिश करते हैं. ह्यूमन एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेंडाज जो थे ट्राइबल लोग थे, जो कि उनके लिए फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, लाइफ इन द फॉरेस्ट सेंट्रल इंडिया, ये एग्जाम्पल है कि हाउ पीपल लिव इन नेचर. लेकिन ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब क्या हुआ कि हमने नेचर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया. हमने अपने आप को नेचर के हिसाब से नहीं, बल्कि हमने नेचर को मोल्ड करना शुरू कर दिया. मैन इज ट्रीटेड एज ए इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव एजेंट. ये नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, कुछ हद तक करते हैं, ऐसा नहीं कि वी कैन नॉट लिव completely away from the nature. Everywhere there is an possibility and man is a master of this possibility. हम हर जगह पॉसिबिलिज्म है कि हम नेचर को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए. मैन कैन ट्रांसफर नेचर बाय टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज. टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से हम नेचर को बदल सकते हैं. जैसे कि आपको पता है कि वी आर यूजिंग AC और वी आर यूजिंग व्हीकल्स टू गो एनीवेयर. हम पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं थ्रू एरोप्लेन. सो दिस इज नेचर के थ्रू हम इंटरेक्ट करना शुरू कर दिए. हम टेक्नोलॉजी के थ्रू नेचर को कॉन्कर करना शुरू कर दिया. नेचर को हो सकता है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो, बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर trying to control the nature, और by controlling the nature to some extent we are trying to live a better and comfortable life. So thank you for watching. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. So thank you and also do comment. Thanks for watching.